रोज रात को मेरे जेठ जी के कमरे से चीखों की आवाजें आती थी। मेरी जेठानी जी कब की मर चुकी थी। जेठ जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर जेठ जी ने जो किया भगवान, जब मैंने पहली बार वो दिल दहलाने वाली चीखों की आवाजें सुनी तो मैं पूरी तरह से घबराई गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैं कांपते हुए हाथ से साइड लैंप जलाया। मैंने टाइम देखा तो रात का 1:30 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरी बगी में लेटे मेरे पति रमेश अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। कल ही तो मैं रमेश की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़े धूमधाम से रमेश से हुई थी। मैं बहुत अमीर परिवार की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। जेठ जी बहुत देखरेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मेरी रमेश से लव मैरिज की शादी थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए खुद ही पसंद किया था और हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को इस रिश्ते पर ऐतराज नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी। उसी रात मैंने हवेली में चीखें सुनी थी। एक लड़की की चीखों की आवाज थी, जैसे वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे के बाहर जाकर देखूं कि आवाजें किसकी हैं, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी तो यूं ही कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधा घंटा ये आवाजें गूंजती रहीं। उसके बाद शांति सी छा गई। मुझे रमेश की नींद देखकर बड़ी हैरत हो रही थी। वो इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर के बाद आवाजें आनी बंद हो गई थी, जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वो लड़की और वो ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल से मचनी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ ये हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल ही थे। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई हुई थी, क्योंकि मुझे रहना तो शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यह बात तय हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे यहाँ पर बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल के जैसे लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नजर ही डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मैं चौंक सी गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी क्रोध करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। न जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह रमेश प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, ये मुलगई नहीं है जो आराम से चादर तान कर सो रही हो। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो उठ चुका था। रमेश बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है और तुम्हें वही पहनना है। वो मुझसे कहकर वॉशरूम चला गया। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फट रही गई।
मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। रमेश कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आईं और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए कब से मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने वो कब से बाहर बैठी थी। वो मेरी एक झलक देखने के लिए वहां पर बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई मालकिन है, रमेश की बीबी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज्यादा वहां रोक नहीं पाई थी। तेज धूप ने मेरी हालत खराब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। रमेश ने मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई, वरना वो पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहे। गांव के कुछ और ये रस्मों रवाज होते थे। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ ही हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और रमेश मुझसे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वह मेरी तरफ प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, रमेश बस जल्दी से मुंबई वापस जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों रमेश की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वो बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसको घूमने लगी। रमेश, मैं गांव में 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती, ये बात तुम अच्छे तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, यहाँ के रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ पर। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चोर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंख जोर से खुली थी। वही एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठी और मैंने रमेश को भी जगा दिया। वो मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, रमेश, किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मेरी बात पर रमेश ने नजरें चुराई और कहने लगा, कैसी आवाजें? मुझे यहाँ तो कोई आवाज नहीं आ रही। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। ये कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन रमेश को नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से रमेश की तरफ देखा। मैंने कहा कि ये लड़की की आवाजें तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या ये आवाजें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? यह सोचकर तो मैं डर से कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं रमेश से चिपके लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों आत्माओं से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने रमेश से शहर जाने की जिद शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस मुंबई जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूंगी। और रमेश मुझे ध्यान से देख रहा था। वो बार बार नजरें चुरा रहा था। वो मुझसे कहने लगा,
बरसों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कि तुम्हें दे रही है, लेकिन उन साए ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभी यहाँ रह सकती थी? मुझे रमेश की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस मुंबई जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ जी ने रमेश से पूछा था कि तुम मुंबई वापस कब जा रहे हो। यह सुनकर रमेश का चाय का कप हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से मुंबई भेजने का ख्याल आया। रमेश ने कहा, भाई जो आपका आदेश। रमेश ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वो अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। जेठ जी कहने लगे, आज शाम तक तुम मुंबई जाने की तैयारी करो। वहाँ के काम देखो जाकर। मैं बहुत खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई तो मेरे जेठ जी कहने लगे, बहू आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और रमेश की पैकिंग भी करनी है, शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी रमेश को बोलने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को ये नहीं बताया कि अब ये यही हवेली में ही रहेगी। ये बात मेरे दिल पर लग गई और मैं आश्चर्य से रमेश की तरफ देख रही थी। वो कहने लगा, मैं भूल गया था। भाई मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी। मुंबई में केवल रमेश ही जाएगा। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि रमेश ने पहले यह बात मुझे क्यों नहीं बताई। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ मुंबई ले जाएगा। गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर के बाद ही रमेश कमरे में आया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम मुंबई में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी मुंबई नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें मुंबई लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूंगी। रात के वक्त में चीखों की आवाज मेरी जान निकाल देगी। मुझे बहुत डर लगता है। वो मुझसे कहने लगा, तुम चीखों पर ध्यान मत दो। वो जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेंगी, ये मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। रमेश की बातों ने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। रमेश कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा। वो तुम्हारे साथ रात को इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सिर हिला दिया। रमेश शाम को मुंबई के लिए निकल चुका था और मैं अकेली ही रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वो जमीन पर अपना बिस्तर बिछा लिया करती थी और लेट जाती थी। रात को जब वह चीखों की आवाज आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज आती थी वो नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे ये शक होने लगा था कि शायद वो भी उन आवाजों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वो डर जाती थी। फिर ना मैं सिर हिलाने लगती थी और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाजें नहीं सुनी। मैंने उसके डर से यह तो अंदाजा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है, इसलिए उससे कहा
क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह आवाज़ें तुम भी सुन सकती हो। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से भी नहीं करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत होने लगी थी कि आखिर मालूम भी तो हो कि सारा मुमजरा क्या है। मैंने रात को जब वो चीखों की आवाज़ सुनी तो ये ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर ही रहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यकीन हो चुका था कि ये मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वो आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वहाँ से वो आवाज़ें मुझे और भी करीब से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी और सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहाँ से लड़की की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपने बढ़ते दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। प्रकाश यानी कि मेरे जेठ जी के कमरे से आ रही थी। आवाज़ सुनकर मैंने ये सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वो कितने बड़े थे। फिर वो आवाज़ें मैं खुद से ही बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरा जेठ और औरतों के साथ नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर ये सब क्या था? यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था? मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वो उसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, रमेश ने फोन पर बात नहीं की। मेरी बहू ने से तभी रो रो के आंखें सुझा ली हैं। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोले कि रमेश वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फोन नहीं कर पाया होगा। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने कभी मेरा दिल नहीं किया। कैसे दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहम दिल बना रहता था और रात को ये सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच ली थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैंने वही आवाज़ें दोबारा सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखने लगी तो एक 16 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ पता चल रहा था। वो हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे जेठ जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। मैं उससे ज्यादा नहीं देख सकती। मैं वापस पलटाई कैसे भी करके मैंने वो रात काटी। सुबह होते ही मैंने रमेश को फोन किया और कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आवाज़ें गांव की मासूम लड़कियों की हैं जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस का निशानी बनती है। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैंने सब रमेश से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें प्रकाश की ताकत का अंदाजा नहीं है। वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। रमेश की बात सुनकर जितनी
हैरानी हुई उतना कम थी। मतलब वो अपने भाई के बारे में ये सारी बातें पहले से ही जानता था और वो भी उनसे मिला हुआ था। इस सब में मैंने फोन बंद कर दिया क्योंकि बुराई होता देखकर मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो प्रकाश के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि प्रकाश कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपने पिछले खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। प्रकाश के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दूल्हे के कमरे की तरह सजाया हुआ था। मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छुप गई। रात 1:30 बजे प्रकाश उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर के बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर के बाद एक 15 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वो चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसे उसके घर वालों के पास जाना है। वो नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेलकर कमरा बंद करके चला गया। प्रकाश एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था जो बहुत ज्यादा रो रही थी, आवाज दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहां के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वो लड़की जब दरवाजा बजाकर थक गई तो प्रकाश के पास आकर हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, प्रकाश साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बातें सुनकर मेरा जेठ गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नजरों से देखते हुए बोला, किसी नीच जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटका, फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वो लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं ये सब नहीं देख पा रही थी। न जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किया, वहाँ खड़ी ये सब कुछ देख रही थी मैं। फिर मेरे जेठ ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसे लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की चीख के साथ साथ मेरी भी चीखें निकल गई। प्रकाश तुरंत ही वहाँ से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वो समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा कोई और भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता, मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वो मुझे देख चुका था क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो थी नहीं, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते में आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी रात हवेली में खलबली सी महसूस हुई थी। बहुत से तरनों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं एक घने झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना भी भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर के बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी जो इस हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई। मैं नहीं जानती थी कि उस जंगल को पार करने के बाद कहां पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस मुंबई जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई और पूरे रास्ते भर मैंने अपना
चेहरा दुपट्टे से छुपाया रखा। मुंबई पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त जो कि IPS अफसर थे उन्हें ये वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव के इस घिनौने खेल का किस्सा खत्म हुआ था और विकास के साथ साथ रमेश भी पकड़ा गया था। उन लोग गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेज देते थे और कुछ को मार देते थे और मेरे पति मुंबई से वही काम करते थे और इसलिए वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए। मैंने अब रमेश से तलाक ले लिया था क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।